हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है डे 5 में। और आज हम लोग फिर MCQ लेकर आए हैं। MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके AMU एंड JMI के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम चैप्टर नंबर 7 का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं। मतलब आज डे 5 है। डे 4 में भी हमने इसका ऑलरेडी 20 क्वेश्चन कर रखा है। तो डे 5 में आज आपके लिए मैं 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका वही प्रोसेस है कि आप पहले वीडियो पॉज करेंगे, फिर आप उसे ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो देन आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 नहीं देखा है लेक्चर, तब उसे ज़रूर अटेंड करें। ठीक है। तो मैं आपको इसका जब चैप्टर नंबर 6 जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें मैं ऑलरेडी आपको 50 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। ठीक। तो इसका भी मैं लगभग 60 से 50 क्वेश्चन करवाऊँगा। तो आज आपका 21 से 35 तक आज आपका अटैम्प्ट पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है आपका, कौन कौन सा टॉपिक है उस पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक को क्वेश्चन लाए हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन, इस पे क्वेश्चन है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस, इस पे कुछ क्वेश्चन है। एंड इंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स, ये टोटल तीनों टॉपिक मिला के आपको टोटल 15 क्वेश्चन हैं आज। ठीक। तो आपको 15 में कितने मार्क्स आते हैं आप ज़रूर इसे एनालाइज करें, कहाँ पे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ है। तो इसी भी एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करवाता हूँ, उसके साथ आपको मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसके साथ ऑप्शन को मैं ट्राई करता हूँ कि बता दिया करूँगा इसका ऑप्शन ये क्यों नहीं होगा। तो उससे भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे उसमें जो आपको नहीं आता हो तो उसे नोट डाउन जरूर किया कीजिए कॉपी में आप। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें क्या कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है अकर एवरी, ये नॉर्मली आपसे पूछा है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। पहले इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट। तो ये देखिए किस में होता है जनरली, ये आपका वुमेन के अंदर होता है ये। ठीक है। वुमेन के अंदर भी, स्पेशली किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है, बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, मेल या फीमेल। तो फीमेल में पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है। तो अब देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है फीमेल के अंदर में, ये इस चीज़ का मार्क करता है कि आपको ये बताता है कि भाई आप एडोलेसेंस में आ चुके हो या प्यूबर्टी आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो आप इसका दूसरा क्वेश्चन से ये पूछ, बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट ये करता है कि आप प्यूबर्टी एज में, मतलब टीनेजर एज में आप आ चुके हो। ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि कहाँ होता है, फीमेल के अंदर। इसको क्या इंडिकेट करता है, प्यूबर्टी इंडिकेट करता है। इसमें एक दो क्वेश्चन और आपसे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है कि बताओ जो फर्स्ट साइकिल होता है, मतलब फर्स्ट टाइम जो साइकिल होता है उसको क्या कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली आपने पढ़ रखा होगा, उसे मेनोपॉज बोलते हैं या मेनॉर्ची बोलते हैं, बताइए। इसे हम मेनॉर्ची बोलते हैं। अब तो हम ये जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा हमेशा नहीं होता, ये लगभग 45 से 51 तक के एज में ये स्टॉप हो जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन इसमें यही पूछ सकता है, बताओ जब ये स्टॉप होता है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपसे देखो इसमें कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है कि बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है मेल के अंदर होता है या फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर ये क्या इंडिकेट करता है, प्यूबर्टी इंडिकेट करता है। मतलब ये जो फर्स्ट साइकिल होता है, समझ में ये आता है कि तो लड़की वो प्यूबर्टी एज में या टीनेजर एज में इंटर कर चुकी है। ठीक है। जो फर्स्ट साइकिल होता है उसको मेनार्च कहते हैं और जो लास्ट साइकिल होता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक। तो आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए। तो इसी में एक क्वेश्चन और है जो आपसे पूछा है, बताओ ये कब होता है, मतलब कि कितने दिन में होता है। क्या 10 दिन में होता है, नहीं, हर 10, मतलब कि इसका क्वेश्चन क्या है कि आपको जो 30 डे होते हैं, 30 डे में ये जानते हैं कि ये साइकिल जो होता है हर मंथ में होता है, एवरी मंथ। ठीक है। तो ये एवरी मंथ आकर होता है। तो आपसे ये पूछा जाए एवरी मंथ में किस डेट में होता है, मतलब कि 25 दिन के बाद होता है, रिपीट होता है, या 25 दिन, 20 दिन, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो ये जनरली जो होता है ये आपका 28 से 30 दिन में रिपीट होता है। या तो किसी का 28 होगा, किसी का 29, किसी का 30। तो ये वेरी करता है थोड़ा बहुत। ठीक है। तो ये आपका 40 दिन का तो महीना होता ही नहीं, तो पहले कट कर दो। 10 दिन का भी नहीं होगा 10 दिन में।
ठीक है ना। ये होता है 28 से 30 दिन। तो आपको इतना क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको आना ही चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया मैंने, 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चन, एक ये 6 क्वेश्चन। तो आपको ये 6 के 6 पॉइंट आपको टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। सिंपल आपका डिफिनेशन पूछा गया है कि वो प्रोसेस को क्या कहते हैं जब एग रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है। ये प्रोसेस भी किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। सिंपल उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, है ना। तो ओव्यूलेशन से आपको एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बताओ ओव्यूलेशन कब होता है। ये हर 14th डेट में होता है, 14th डे। जैसे मंथ में कितने होते हैं, 30 डे होते हैं ना, तो 30 डे में से आपको 14th डे में ये प्रोसेस अकर होता है, एवरी 14th डे, ठीक है। तो आपको जो ये प्रोसेस जो एग रिलीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसके बाद फिर जो फर्टिलाइजेशन है, ये क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में रिलीज मतलब कि मीट करता है, ठीक है, और ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इसके थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम, जब ये मीट हो रहा था, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब देखो ये मीट गया तो ये आपका जाइगोट का बनता है, बाद बनता है एम्ब्रियो, ठीक। अब ये एम्ब्रियो जब आपका यूटेरस में जाकर इम्प्लांट कर जाता है तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अब देखो इसमें फर्टिलाइजेशन क्या है कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो जब ये फ्यूज़ कर रहा होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। जाइगोट फिर कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, ठीक। ये प्रोसेस जो हो रहा है किस में हो रहा है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। तो फिर एम्ब्रियो जब बन चुका होता है तो एम्ब्रियो फ्लोपियन ट्यूब से कहाँ जाता है, यूटेरस के अंदर। यूटेरस में जाकर उसके वॉल से अटैच हो जाता है। जब वॉल से अटैच होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। तो आपको फर्टिलाइजेशन भी क्लियर हो गया, इम्प्लांटेशन भी क्लियर हो गया एंड ओव्यूलेशन भी आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन, द रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट फ्रॉम। तो रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट कब होता है, ये जनरली बताना। ये क्वेश्चन इससे पहले आई थिंक कर चुके हैं, तो फिर भी इसमें देख लेते हैं कि 8 से 9 तो चाइल्डहुड होता है भाई, इसमें रिप्रोडक्टिव कहाँ से होगा, 20 से 25 एडल्टहुड बुढ़ापा। तो आपका क्या हो गया, बी नंबर। तो ये जो नॉर्मल होता है 20, इसको हम एडोलेसेंस एज बोलते हैं, एडोलेसेंस एज बोलते हैं, या इसको प्योरिटी पीरियड बोलते हैं। स्टार्टिंग जो है ना, आपसे पूछा स्टार्ट कब हो रहा है, ठीक। तो अब ये हो जाएगा आपका बी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूडेड। अब जो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, ख्याल रखना होता है। तो भाई फिजिकल हेल्थ का तो ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा, ये होगा। मेंटल हेल्थ का भी रखना होगा, क्योंकि आपका जब मेंटल हेल्थ अगर आपको बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हो, तो आप किसी लायक जनरली नहीं होते हो। तो ऑफकोर्स ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल वेलबींग, हम सोशल हमें होना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि क्या है ये वो, मतलब कि रिप्रोडक्टिव क्या होता है, तो इससे हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे रिप्रोडक्टिव के बारे में मतलब आपको नॉलेज होना ही चाहिए, मतलब सोशल वेल बीइंग होना चाहिए आपको। तो इसका जो नॉर्मली आंसर होगा आपका डी होगा इसका। तो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या इंक्लूड है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है एंड सोशल वेल, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल। हम देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़े, तो इसमें जब ये चीज़ अकर होता है, जैसे हमने देखा कि ये 28 से 30वां दिन में रिपीट होता है, ये हर 28 से 30वें दिन में रिपीट होता है। जब ये रिपीट होता है ये साइकिल, तो ये नॉर्मली आपका जो चलता है ना साइकिल का पीरियड कितना होता है, ये जनरली 1 से 1 to 5 डेज। तो ये 1 to 5 डेज आपको ब्लीडिंग होता है। तो इस 1 से 5 दिन में हमको ख़ास तौर पे किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या अवॉइडिंग बातें, क्या हमें नहाना ही नहीं चाहिए, नहीं भाई ये तो बहुत गलत बात है।
वेयरिंग टाइट क्लोथ नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। डर्टी क्लोथ तो पहनना ही नहीं चाहिए भाई, क्योंकि इस समय में अपने हाइजीनिक का बहुत ख्याल रखना होता है, साफ़ सुथरा है, क्योंकि अगर आप गंदे होते हो, गंदे कपड़े पहनते हो तो आपको मतलब कि बीमारी वगैरह होने का डर होता है, इसलिए इसमें हमें बहुत ख्याल रखना होता है अपने हेल्थ का। इसलिए हमें क्या है इसमें यूज़ करना चाहिए, यूजिंग क्लियर एंड ड्राई स्टेशनरी पैड्स वगैरह, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द रैपिड ग्रोथ, क्या है क्वेश्चन, द रैपिड ग्रोथ हाइट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। तो अब बताओ जो ग्रोथ वगैरह होता है, रैपिड ग्रोथ हो गया जब प्यूबर्टी में हम एंट्री होते हैं, ट्रेड करते हैं, तो देखते हैं नॉर्मली कि जो आप किसी बच्चों को आप देखो 8 साल की उम्र में, ठीक, अब उसे आप देख लो 12 साल या 13 साल में, तो आप देखना कि अगर वो 8 साल में लगभग जितना बड़ा होगा ना, अब इसे 3 से 4 साल के बाद जब उसे दोबारा मिलोगा तब उसे पहचान नहीं सकते हो, जब तो भाई कितने बड़ा हो गया यार, तुझे तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। तो ये जो ग्रोथ होता है, रैपिड ग्रोथ, अचानक से ग्रोथ, ये किसके वजह से होता है, ये जनरली ये किसकी वजह से होता है, उस ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है ये, ठीक है। तो एस्ट्रोजन वगैरह का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक, इंसुलिन का भी कोई रोल नहीं होता है, एंड एड्रेनलिन का भी कोई रोल तो इसमें रोल नहीं होता है। तो एड्रेनलिन आपका कहाँ से रिलीज होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एड्रेनलिन जो होता है ये आपका कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। और एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, गोनेट से, मतलब कि ओवरी से। ये किसका हार्मोन है एस्ट्रोजन, फीमेल का, ठीक। इंसुलिन कहाँ से होता है, पैनक्रियास से। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्या है ये क्वेश्चन, द मेन काउज ऑफ एक्नी ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। अब देखो, हम जो फेस होता है ना, उसे फुंसी पिंपल्स वगैरह जिसको बोलते हो, जो फेस में जब होता है प्यूबर्टी के दरमियान तो वो क्यों होता है, उसका मेन काउज क्या, एयर पोल्यूशन, नहीं यार, एयर पोल्यूशन होता तो हमेशा ही होता है, ये हमेशा प्यूबर्टी का एक स्पेसिफिक एज में ही हो रहा है, ये देखो ना क्वेश्चन आपको एक स्पेसिफिक एज में हो रहा है। अगर एयर के पोल्यूशन के दरमियान होता है तो आपको किसी भी एज में हो सकता है, हमेशा होता ही रहता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। तो हार्मोन चेंजेस में भी लैक ऑफ एक्सरसाइज, उसका एक्सरसाइज से क्या लेना, ओवर ईटिंग, उससे क्या लेना था, इसका जो होता है आपका नॉर्मली हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट पे ध्यान दें, चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जब आपका एडोलेसेंस पीरियड में जब एंट्री करते हो तो इसमें से क्या नहीं होता है, क्या चेंजेस नहीं होता है, क्या हाइट, इंक्रीज इन हाइट देखते हो, मैं देखो आप जब 10 साल के बच्चे से मिलो, फिर उसी बच्चे से आप 2 साल के बाद मतलब 12 से 13 साल की उम्र में मिलो, तो देखना बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाता है उसका हाइट, तो ये तो होगा भाई। उसके बाद ग्रोथ ऑफ एयर, हाँ एयर का भी ग्रोथ होने लगता है, फेस पे एयर आने लगता है, ठीक है, चेस्ट पे एयर आने लगता है, और तो ये भी होता है। तो आपका क्या है, डिपेंडिंग ऑफ वॉइस, नहीं देखते हो यार, किसी से अगर आप 3 4 5 साल बात करते हो लगता है उसका आवाज़ कितना अजीब सा हो गया है थोड़ा सा, तो डिपेंडिंग ऑफ वॉइस भी होता ही होता है। क्या नहीं होता, एनर्जी लेवल का डिक्रीज, ऐसा कुछ नहीं, इस वक्त में आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो डिक्रीज़ नहीं होता है। तो इसी वजह से इस वक्त हमें खाने पीने में, डाइटिंग में बहुत ध्यान देना होना चाहिए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्या है, द बेस्ट वे टू मेंटेन हेल्थी बॉडी ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब देखो एडोलेसेंस में हमने बताया कि आपको अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का बहुत ही ध्यान देना होता है, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ईटिंग जंक फूड, नहीं यार, ईटिंग जंक फूड का तो कोई बात ही नहीं है, तो जैसे हम ले जानते हैं कि भाई ये बहुत ही बेकार चीज़ है ना, खाना ही नहीं चाहिए बच्चों, इसलिए इसे कम खाया करो। तो अवॉइडिंग स्लीप, क्या हमें सोने से बचना चाहिए, नहीं, नींद प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है, आपको मिनिमम 6 से 7 घंटा आपको नींद लेना ही चाहिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी सेहत के लिए। तो आपको ये भी नहीं होगा, वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग टाइम, टीवी तो देखना ही नहीं चाहिए, हाँ देखो कभी कभी 1 से 2 घंटे देख लिया करो, बहुत ज़्यादा शौकीन हो अगर आप तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एक्सरसाइज रेगुलरली। तो आप एक अच्छे बॉडी के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए एडोलेसेंस पीरियड में आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, द बैलेंस डाइट शुड इंक्लूडेड, बैलेंस डाइट है ना, अब एडोलेसेंस में जब आते हो तो आपको बैलेंस डाइट पे ध्यान देना होता है, तो क्या ओनली कार्बोहाइड्रेट नहीं, फैट नहीं, इसमें सब चीज़ होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मिनरल, सबका मिक्सचर होना चाहिए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, द इंडोक्राइन
अब देखो अब कुछ हम इंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें लगभग 5 क्वेश्चन इसके हैं, तो आप आई होप कि आता ही होगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ना आता है तो आप यहाँ से जरूर सीखने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्या कह रहा है, द इंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट, द इंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, मसल्स नहीं, नर्व नहीं, बोन्स नहीं, इसमें अंदर ग्लैंड होता है, अलग अलग तरह के ग्लैंड होते हैं इंडो जिसमें देखो इंडोक्राइन होता क्या है, क्या होता है बताइए, क्या होता है इंडोक्राइन, तो बताइए क्या होता है इंडोक्राइन सिस्टम। देखो ये क्या होता है कि आपका एक सिस्टम है जो कि आपका हार्मोन से रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करता है। और ये जो होता है ना, ये डायरेक्टली आपके ब्लड में ही रिलीज करता है। इसमें डक्ट वगैरह की कोई रहते हैं, मतलब जो आपका इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो कैसा होता है, डक्ट लेस होता है। एक एक्सोक्राइन इंडोक्राइन आपने सुना होगा, तो एक्सोक्राइन में डक्टेड होता है, मतलब उसके अंदर उसको जाने के लिए डक्ट की ज़रूरत होती है। इसमें कोई डक्ट नहीं होता, ये डक्ट लेस होता है, डक्ट, ठीक है, इसके अंदर कोई डक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लड में अपना हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। और ये इसका जो मेन फंक्शन होता है कुछ कुछ, जैसे कि आपका ग्रोथ वगैरह में है ना, जो ग्रोथ होता है बॉडी का उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो देखो पहला क्या, ग्रोथ में जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जैसे कि हमने अभी मेटाबॉलिज्म कौन सा हार्मोन करता है, थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन वगैरह, ठीक। जैसे आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा कि एक्सोक्राइन सॉरी इंडोक्राइन में जो आपका था एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन, ये आपका जो है इंडोक्राइन ही है, तो ये आपको रिप्रोडक्टिव में हेल्प करता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम का ये कुछ कुछ फंक्शन है, आपको याद होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि द हार्मोन इंसुलिन इज सिक्रेटेड, आप पूछ रहा है कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, लीवर से या पेनक्रियास से, स्टोमक से, इंटेस्टाइन्स। स्टोमक से हम जानते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज होता है, तो ये होगा नहीं गैस्ट्रिक हार्मोन जूस। और इंटेस्टाइन से, इंटेस्ट से क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है। तो आपका जो नॉर्मली इंसुलिन जो होता है वो पेनक्रियास से रिलीज, आपको ये पता होना चाहिए, ये टिप पे होना चाहिए क्वेश्चन आपको, ठीक। तो उसके बाद जब लेक्चर लेकर आएंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, बट अभी बस आपको पता होना चाहिए इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पेनक्रियास से। और 33 का क्या है, द थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो अभी पढ़े थे क्या होता है ये, ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिज्म के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है थायराइड ग्लैंड। ब्लड सर्कुलेशन के लिए कोई रोल नहीं होता है इसका, हार्ट वगैरह होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, बोन फॉर्मेशन, डाइजेशन, ये सब के लिए कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो आपका थायराइड के लिए स्पेशल पूछा गया है, तो आपका ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिज्म करता है, तो फंक्शन ही आपका पूछ लिया है इसका, तो ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 34 में क्या है, द ग्लैंड डेट कंट्रोल ऑल द इंडोक्राइन ग्लैंड। अब इंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी होते हैं उसको कौन सा ग्लैंड उसको कंट्रोल करता है बताइए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि आपका नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो ये सब पे कंट्रोल कर रखा है, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये सब को ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए मास्टर ग्लैंड मेरा कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका, एड्रेनलिन जो होता है ये सिक्रेटेड कब होता है, बताओ एड्रेनलिन कब सिक्रेटेड होता है, स्लीप में जब सो जाते हो तब नहीं भाई, इसमें मेलेटोनिन होता है। डाइजेशन नहीं, डाइजेस्टिव जूस वगैरह होता है, तो ये होगा नन ऑफ दिस, नहीं होगा। इसका होगा स्ट्रेस नहीं, इमरजेंसी कंडीशन, जब भी आपको स्ट्रेस होने लगता है बहुत ज़्यादा, इमरजेंसी कंडीशन में फंस जाते हो, तो उस वक्त आपका एड्रेनलिन ग्लैंड हार्मोन आपका रिलीज होता है, एड्रेनलिन, ठीक। तो आपको ये 35 क्वेश्चन आज आपका पूरा हो चुका, जो कि आज का डे 5 है। डे 5 में आपको 15 क्वेश्चन करवाया गया, तो आप मुझे ये बताओ कि आपको 15 में कितने मार्क्स आए हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो ज़रूर हमें कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन हो आए आपके पास। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप लेक्चर चाह रहे हो कि सर मुझे इस टॉपिक पे कुछ लेक्चर बना कर दे दो, तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर दूंगा, बना दूंगा आपके लिए लेक्चर। तो आप उसे कमेंट में मुझे करके बताएं, सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, इस पर मुझे लेक्चर चाहिए सेपरेट, तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा और आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।